जोहार। जोहार। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिशुनपुर से आया हूँ, एक दिवसीय पी पेशा कार्यशाला में। यहाँ हमारे 10 पाँचवीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, जो SDC भवन रांची में आयोजित की गई है, जिसमें हम पी पेशा के आधार पर जंगल ज़मीन को बचाने के लिए एकत्रित होकर हम सरकार को सूचना करते हैं कि हमारा पी पेशा जल्द सरकार लागू करे। और हम इस वजह से हम पूरे 10 राज्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पीस राव बिशुनपुर प्रखंड से। मेरा नाम है दीपलाल नगेसिया। मैं बिशुनपुर का रहने वाला हूँ, गुमला जिला पड़ता है। यहाँ मेरा कहना है कि यहाँ देखिए जो हमारे जो मूल अधिकार है उस पर मैं सबको कहना चाहूँगा, हमारे पूरा यहाँ हमारे झारखंड वासियों को कहना चाहूँगा कि मैं पी पेशा पर आइए, पेशा पर नहीं। पेशा देखिए, पेशा कानून आपका लागू हुआ है छत्तीसगढ़ में, लागू है, वहाँ चल रहा है। फिर भी देखिए वहाँ जब हमारे ग्राम सभा को नहीं माना तब फिर मैं उस कानून पर क्यों जाऊँ? तो ये कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? इसमें हमारे पूरे राज्य के जो 14 गो राज्य के लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं, यहाँ सभी हमारे भाई और बहनों सब आए हुए हैं। हम लोग अपना अधिकारी ताल और मेल को हम लोग ताल में लेकर जुटाने की प्रयास है। जवान लोग बहुत कम दिख रहे हैं, जवानों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जवान लोग को देखिए, यहाँ पर तो हम लोग का समय तो आधा चला गया, लेकिन नौजवान जो है उन लोग को इसमें शामिल होना बहुत बड़ा अनिवार्य है। तभी हमारा जंगल ज़मीन, तभी हमारा जो नवजीवक लड़का लोग रहेंगे तो पूरा जो है आने वाला हमारे पीढ़ी जो जनरेशन है वो लोग राम राज करेंगे। अन्यथा नहीं आते हैं तो फिर बहुत बड़ा, अभी तो हमें किसी तरह इस तरह का गुजर बसर चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद होते हुए ऐसा गुजर होगा कि हम लोग का कुत्ता विधि से बेकार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। या आदिवासी इलाकों में जाते हैं और आपको लोग पहचान लेते हैं और उनको लगता है कि हम उनकी बात को देश के सामने रख पा रहे हैं, तो तब आपको अपनी मेहनत सफल होती हुई नज़र आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात करूँ। इसी को देखते हुए माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक पहल किया और संविधान में एक संशोधन लाया और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, ना तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब गांव की सरकार लाया, शहर की सरकार लाया। इसके लिए संविधान में 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन लाए गए। एक संवैधानिक संशोधन है जिसको हम लोग 73वां संवैधानिक संशोधन कहते हैं, वह आया 24 अप्रैल 1993 को, जिसको हम लोग पार्ट 9 यानी भाग 9 कहते हैं, जो पंचायत की व्यवस्था है। अगर आप पंचायत की व्यवस्था को देखेंगे तो संविधान के भाग 9 में है और वह अनुच्छेद 243 से शुरू होता है और वो तक गाँव की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि कैसे उसका विकास का योजना होगा, कैसे फंड आएगा, कौन लोग चुने जाएंगे, ये सारी व्यवस्था उस पर लिखी गई। उसी तरह से 74 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें पार्ट 9A यानी नगर पालिकाओं की व्यवस्था को लाई गई, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 243P से लेकर ZG तक आपको मिलेगा, जो आया 1 जून 1993 को। लेकिन देखा गया कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट जनजातीय क्षेत्र भी है और अनुसूचित क्षेत्र भी है। अगर ये व्यवस्थाएं अगर थोपी जाएंगी यहाँ पर, तो इनका जो सामाजिक जो ये रूपरेखा है या रीति रिवाज है, भाषा संगीत, सब में इसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब उसी संविधान में अनुच्छेद है 243M1, जिसमें लिखा है नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1), यानी पार्ट 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उसी तरह से 243ZC में लिखा है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244, यानी पार्ट 9A नगर पंचायतों की व्यवस्था भी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इसी अनुच्छेद को लेकर पहला जो केस हुआ वह आंध्रा में हुआ, अर्का बसंतराव वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, जिसका आदेश आया 23 मार्च 1995 को, यह कहते हुए कि 3 टायर पंचायत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। दूसरा केस हुआ एकीकृत बिहार में, वसुदेव बेसरा की उसके पिटिशनर थे, उसका आदेश आया 22 दिसंबर 1995 को, यह कहते हुए कि जो बिहार में जो अनुसूचित क्षेत्र है, यानी पूरे में अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 था वह लागू नहीं होगा। तब संविधान में मात्र एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत माननीय संसद को यह शक्ति देता है, जो अनुच्छेद 243M4B, जिसमें लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बोलता है संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड टू दिस प्रोविजन
subject to such exception and modification as may be specified in such law and no such law shall to deem to be an amendment of the purpose of article 3 कहता है संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी माननीय संसद एक विशेष पंचायतों की व्यवस्था करेगा जो अपवाद और रूपांतरणों के तहत होगा। और इसका मतलब ये ना समझा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत M1 का संशोधन हो गया। आज भी M1 और ZC जो है संविधान का हिस्सा है। तब माननीय संसद ने एक कमेटी बनाई जिसका कमेटी का नाम था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, जो झाबुआ के रहने वाले थे MP के, और वह कांग्रेस के सांसद थे। उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी, इसलिए उस कमेटी का दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का नाम रखा गया। और उन्हीं की अनुशंसा में 24 दिसंबर 1996 को माननीय संसद ने एक कानून बनाया जिसका इंग्लिश टाइटल है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1993 और हिंदी रूपांतरण है उसका पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। और इसी कानून को जो है मतलब लागू होना था, लेकिन एकीकृत बिहार में उस समय जैक बना था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जिसके चेयरमैन माननीय शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल थे। और वह 4.5 साल चला, लेकिन राज्य पुनर्गठन कानून जो बिहार राज्य पुनर्गठन कानून 2000 था उसके तहत राज्य अस्तित्व में आता है, जहां बिहार की जगह में झारखंड और रांची के पटना की जगह रांची हुआ। और जितने भी कानून बिहार में थे उसको झारखंड अंगीकृत किया। उसमें पहला कानून आपको याद क्या उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अधिकृत करने के बाद? नहीं, इसलिए कि जब इंस्ट्रक्शंस है संविधान में, अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि शुगर है और आपको चीनी नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तो आपको तो नहीं खाना है। लेकिन संविधान में अगर रोक है तो आपको तो नहीं लाना है ना। तो जो हमारे 5वीं अनुसूची का जो शीर्षक है उसको ध्यान देने की जरूरत है। कहता है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध, ये संसदीय अधिनियम पी पेशा कानून के द्वारा होना है। और इसी कानून की जो धारा है, धारा 3, 4, 4D, 4O, 4M के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण का परिकल्पना की गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वह है सेक्शन जो D है 4D और M जो है जिसका सेक्शन 4O है, जिसमें कहा गया है परंपरागत ग्राम सभा नीचे में और जिला के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद होगा। और यही फंक्शनरी जो है उनको ये शक्ति होगी कि वह अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण करेगा, जिसमें जिनके 7 शक्तियाँ हैं। पहला शक्ति कहता है कि जो भी लीकर जो बिकता है, जो शराब बिकता है, उसका नियंत्रण कौन करेगा? तो परंपरागत ग्राम सभा करेगा, नियंत्रण करने की शक्ति है। दूसरा कहता है कि जो माइनर मिनरल्स प्रोड्यूस है, जो लघु वन उपज है, उस पर जो है इनका मालिकाना हक होगा। और तीसरा कहता है अनुसूचित जनजातियों का जमीन अगर गैर कानूनी की तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो गया है, उसको रिस्टोर करने का, वापसी करने की शक्ति भी इस परंपरागत ग्राम सभा को होगी। और चौथा कहता है कि जो बाजार हाट है उसका भी ऑप्शन जो है यही परंपरागत ग्राम सभा और ADC करेगा। 5वां कहता है कि जो भी सोशल सेक्टर्स है, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, NGO हो, सब पर नियंत्रण जो है ये परंपरागत ग्राम सभा और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगा। और जो 6ठा है कहता है कि जो भी मनी लेंडर्स है, इवन उसमें बैंक भी इंक्लूड होगा, उसका भी नियंत्रण जो है ये करेगा। और सबसे बड़ा जो शक्ति दिया है 7वां शक्ति, वह है जो भी स्थानीय योजनाएं बनेंगी उसको वहीं के लोग बनाएंगे और इंक्लूडिंग। क्या कारण रहा कि यहाँ के लोग फिर नहीं बना पाए, या पी पेशा अभी तक लागू नहीं हुआ? कई सरकारें बदली, लगातार बदलाव रहा, पिछले 2 बार से 10 सालों से आपकी सरकार है आदिवासी की। ऐसे में क्या पी पेशा लागू क्यों नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के आदिवासियों का जो है उनका एक जो है मनोबल बढ़ता, उनका काम बढ़ता, उनका कारवा बढ़ता, उनका वर्चस्व बढ़ता? लेकिन ऐसे में नहीं होने का कारण क्या, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बड़े कम शब्दों में बताइए। मेरा जो अनुभव है, जो भी सत्ता पे रहे उनकी जो संवैधानिक बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। जो पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए, उन्होंने गलत स्थानीय नीति को जो है मतलब ख़त्म करवाने का काम किया। और वही बीजेपी है जिन्होंने नगर पालिका और जो है असंवैधानिक झारखंड पंचायती राज अधिनियम को जबरन थोपा गया, क्योंकि यहाँ पे शासक और शोषक दोनों मिल गए। और शासक और शोषक मिल करके संसाधनों का बाबूलाल जी की नीति आपको सही नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती। उनकी बहुत वगैरह जो लगाए थे वो सब सही बिल्कुल नहीं। एक पहला गलती उन्हीं लगाते तो जमीन आज उनका जो योगदान है झारखंड के प्रति, कहीं ना कहीं उनकी बौद्धिक क्षमता में कमी रही और बुद्धिजीवियों के साथ उनका संवाद नहीं होने की वजह से गैर कानूनी कानून जो है जबरन थोपे गए। आज भी एक्ट को गलत मानते हैं?
नहीं, गलत कैसे मानते? वो संविधान का हिस्सा है, शेड्यूल 9 का हिस्सा है, 209 में है। तो क्या उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई, उनको पारित कराया? क्या CNT गलत है? एक्ट नहीं, अगर CNT एक्ट अगर उस समय का एम्बेसडर है तो आज पी पेशा कानून जो है BMW है। आज BMW की सवारी करने की जरूरत है, तो आज ये BMW है, ये आपका जो पी पेशा कानून है वो। तो बाबूलाल मरांडी का पहला गलती हुआ कि जो 82 का परिपत्र को जो लेकर के आए स्थानीयता के मामले में, तो वह 82 का परिपत्र क्या था? कहता है कि झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर जिले हैं, जिले के अंदर गांव कस्बे हैं, किसी भी व्यक्ति के पूर्वजों के नाम खाता खतियाने और सर्वे राइट नाम होगा, वही व्यक्ति झारखंड का निवासी होगा। क्या नाम हुआ? हाँ? परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रभाकर कुजूर हुआ। इसी से समाज सेवा। हाँ, सोशल। हाल इसीलिए के कार्यशाला का सबसे बड़ा सवाल इस संवैधानिक अधिनियम की अनदेखी क्यों? क्या कर रही है सरकार? क्यों 44% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं? क्यों हमारी बच्चियां होटलों में काम कर रही है? क्यों युवा वर्ग पलायन हो रहा है? क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? क्यों विज्ञापन निकाल करके विज्ञापन को वापस ले लिया जाता है? क्यों कोर्ट जाने की नौबत आती है बच्चों को? क्यों जमीन की लूट मची हुई है? कैसे आईएएस ऑफिसर के घरों में करोड़ों रुपए मिल जा रहे हैं? कैसे आईएएस ऑफिसर को जेल भेजा जा रहा है? इसका मतलब कि जो आईएएस ऑफिसर जेल में नहीं है, क्या वो अपराधी नहीं है? इसी बात को लेकर वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? तो ऐसे लोगों के हाथ में झारखंड पड़ा हुआ है। जिस जमीन को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उस जमीन को लूटने के लिए हमारे कानूनों को हम ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक। बाहर बैनर में लिखा हुआ एक न्यूज भारत सरकार का, आप देख लेंगे कभी तो लंच में हम लोग जाएंगे ना, कि माननीय संसद ने आज तक नगर पालिकाओं के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नहीं किया। मतलब माननीय संसद ने मेसा अधिनियम नहीं बनाया है, पी पेशा अधिनियम बनाया माननीय संसद ने, लेकिन माननीय संसद ने पी मेसा मैंने प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एक्सेप्शन टू सिविल एक्ट नहीं बनाया है। अभी तक ये बिल के रूप में 2001 से, तो कैसे सिडो एरिया में संविधान की अनदेखी हुई? किसने अनदेखी किया? आज आदिवासी समाज अपने जमीन को बचाने के लिए कहीं धरना देता है तो गलत कानून का सहारा लेकर के थाना प्रभारियों के द्वारा मामला दर्ज किए जाते हैं। हमारे प्रधान लोगों को रात में गिरफ्तार करके कमर में रस्सा लगा करके जेल भेजा जाता है। प्रधान की नियुक्ति होती है संतान परगना की नियुक्ति एक्ट की धारा 5 के तहत, वो प्रतिनिधि है हमारे। लेकिन आदिवासी सरकार ने प्रधानों के कमर में रस्सी लगा करके जेल भेजा जाता है और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। इसी बात पर चिंतन करना है आपको। कितने लोगों पर गलत एक्स्ट्रा टच होते हैं? हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे सरना स्थल छीने जा रहे हैं, हमारे बसना स्थल छीने जा रहे हैं, कानून का गलत प्रतिपादन हो रहा है, हमारे आदिवासी हिंदी नहीं जान पा रहे हैं, हमारे आदिवासी अंग्रेजी नहीं जान पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, कैसे वो कोर्ट का सामना करेंगे, कैसे वो थाना का सामना करेंगे? और हमारी सरकार सो रही है, क्या करेंगे हम? इसलिए हम न्यायपालिका के शरण में हैं, क्योंकि न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। इसलिए हम न्यायपालिका में गए हैं और न्यायपालिका हमारे साथ
संविधान के साथ। हम संविधान के साथ हैं और न्यायपालिका भी संविधान के साथ है। हम लोग मिल करके पूरे जनजातीय समाज को बचाने का प्रयास है। तो इसमें आप देखेंगे कि संसदीय अधिनियम पंचायतों के ऊपर अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। पंचायत को आप जानते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अध्यक्ष 30% पर काम होता है। पेपर के अनुसार, जैसे न्यूज पेपर हम लोग पढ़ते हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र कहां मिलेगा आपको? पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची जब आप जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। अनुसूचित जनजाति तो हम है ना, और अनुसूचित क्षेत्र माने हमारी जमीन। अनुसूचित जनजाति हम हैं और हम जिस जमीन में हैं वो क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। देख रहे हैं ना? अनुसूचित जनजाति हम सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, छात्र भी जानते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति हैं। अब हम मैट्रिक क्लास पहुंचने वाले हैं, हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाना है ना? तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है क्यों? ताकि हमको छात्रवृत्ति मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, फिर आरक्षण के द्वारा हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे। तो बच्चे उत्साहित होते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति हैं। कि आज एक नया वर्ड, नया शब्द बता रहे हैं आपको, अनुसूचित क्षेत्र। हम जिस जमीन में हैं वो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है। जैसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, वैसे वो शेड्यूल्ड एरियाज है। और ये दोनों की घोषणा माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। बहुत बड़ी बात है ना? हम अनुसूचित जनजाति है, हमें भी सूचीबद्ध माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी भी घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। तो जब राष्ट्रपति जी हमें अनुसूचित क्षेत्र बना के रूप में दिए हैं, अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किए हैं, तो हमारा मालिक कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ही ना अनुसूचित क्षेत्र खत्म होगा, अनुसूचित जनजाति खत्म होगा। लेकिन वैसे लोग जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के समर्थक हैं, जो हमारी जमीन को लूटते हैं, जो खनिज संपदाओं को लूटते हैं, जो हमारे बच्चियों को शहरों में जाकर बेचते हैं, वैसे लोग ये तमाम चीजों को समाप्त करने की साजिश करते हैं। ऐसे लोग ही एनजीओ बनाते हैं, ऐसे लोग ही भोले भाले बच्चियों को फुसला करके नगरों में ले जा करके शोषण करते हैं। आज आदिवासियों से ज्यादा खतरा है। और कुल्हाड़ी के लकड़ी बने हुए हैं। अगर लकड़ी कुल्हाड़ी लोहा से हट जाएगा, पेड़ कटेंगे, इसलिए लकड़ी को हटाना है कुल्हाड़ी से। अभी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार है अधिनियम, ऐसा कानून जो अनुसूचित क्षेत्र तक चला गया है, मैंने हमारे जमीन तक चला गया है। कब गया है? 1996 में हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है ना? बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है कि आधे बच्चों का जन्म 1996 में हुआ ही नहीं होगा। उनको निरक्षित लग रहा है ना? तो ये 1996 से यह अधिनियम वहां पहुंचा हुआ है। तो हम लोग दरवाजा खोल करके अंदर लाएंगे तब ना ये कानून घुसेगा। हम लोग दरवाजा बंद कर दिए ना, पंचायत राज से दरवाजा बंद कर दिए हैं, नगर पालिका लेकर के दरवाजा बंद कर दिए हैं। इनको हटाना पड़ेगा तब ना दरवाजा खुलेगा।
देना है नगर पालिका व्यवस्था को बिठाना, क्योंकि दोनों में रोक है संविधान में 243 M1 में पंचायत राज पर रोक है, 243 ZC में नगर पालिका। जब संविधान में रोक है तो कैसे यहाँ काम करना है ना। तब ये जो पंचायतों के ऊपर अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, the provisions of the Panchayat extension to the Scheduled Areas Act में प्रोविजंस का विस्तार है, और चूंकि 2 बार पी है ना, 2 बार पी है, इसे हम लोग कैसे बोलते हैं। अभी गजट है, गजट आप लोग को दे दिया जाएगा लंच के बाद। 2 बार पी है, इसे हम लोग पी कैसे बोलते हैं। प्रोविजंस ऑफ पंचायत, पंचायतों के उपन का इंग्लिश ही होता है प्रोविजंस, इसलिए हम लोग जमीन लुटेरों ने क्या किया, एक पी को हटा दिया, पी पेशा से प्रोविजंस को हटा दिया। प्रोविजंस को पेशा बोलते हैं ना, प्रोविजंस को जमीन लुटेरों ने हटा दिया। क्या हो गया, पेशा। उन्होंने सिर्फ पी नहीं हटाया, उन्होंने 1996 में भी हटा दिया ना। खाली पैसा बोलते हैं, भारत सरकार भी पैसा बोलती है, तो राज्य सरकार क्यों पीछे रहेगी, राज्य सरकार भी पैसा बोलती है। मेडिसिन पुलों में हमने पिछले साल सवाल उठाया भारत सरकार के अधिकारियों के सामने, आप पी के क्यों हटा दिए, आप 1996 क्यों हटा दिए। भारत सरकार के अधिकारी मीटिंग में इस तरह की गलतियां होगी, समाज कहां जाएंगे। किसने आपको अधिकार दिया संसदीय कानून से छेड़छाड़ करने का। आप पी जोड़ो और 1996 में जोड़ो। जब तक ये दोनों चीजें नहीं जोड़ी जाएगी, इसका अनुपालन नामुमकिन है। पैसा से काम नहीं चलेगा, आपको पी पैसा बोलना ही होगा। ये गजट है, आप लोगों को दे दी जाए, ठीक है। आज से हम लोग क्या करेंगे, पी पैसा बोलना शुरू करेंगे। प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, पंचायतों के ऊपर आप देखिए, पंचायतों के ऊपर है ना, ऊपर मने व्यवस्था, 23 व्यवस्था आपके लिए है ना। तो अगर आप ऊपर हटा देंगे तो क्या होगा, पंचायत हो जाएगा। तो आप ऊपर हटाएंगे कि जो नहीं हटाएंगे, तो ऊपर आपको दिया है तो आपको ऊपर हटा दिए, मेरे प्रोविजन हटा दिए। खूंटी वाले तो समझ रहे हैं ना, वहां लिखा है पंचायतों के उपबंध, उसका विस्तार है ना। उपबंध मैंने प्रोविजंस का विस्तार है। तो उपबंध आप हटा देंगे तो पंचायत जाएगा ना, तो पंचायत में क्या जाएगा, ग्राम पंचायत जाएगा, पंचायत समिति जाएगी, या जनपद जाएगा, या जिला अध्यक्ष जाएगा। वो तो जमीन लुटेरों का ग्रुप है ना। तो जमीन बचेगा तो अनुसूचित क्षेत्र बचेगा आपका, तो मछली के समान आप भी खत्म हो जाएंगे ना। जैसे आज आदिवासी तड़प रहा है ना, घबराइए मत। जो स्थिति दूसरे राज्यों का हुआ है वही स्थिति झारखंड में भी होने जा रहा है। कोई धर्मगुरु नहीं बचाएंगे, लिख लीजिए इसको। आपको बचाएंगे तो ये ICRTP बचाएगा, ये आदिवासी बुद्धिजीवन बचाएगा, और यहाँ जो कमेटी मेंबर्स है, यहाँ जो टीम है हॉल के अंदर में, यही जमीन बचाएगा। यही लोग बिल रूल्स बताएंगे, यही लोग CNT एक्ट 1908 बचाएंगे, यही लोग SPTA सप्लीमेंट्री 1950 बताएंगे, और दूसरे राज्य के कानून पे बचाएंगे। तो यही लोग बचाएंगे। पूरे देश में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आदिवासी की जमीन को बचाए। उसके बाद आज की बैठक में
की बैठक में आप ये देखिएंगे, हमें उपबंध चाहिए, पंचायतों के उपबंध चाहिए, प्रोविजंस 23 प्रोविजन से 23 उपबंध है। अगर उपबंध छोड़ देंगे आप तो ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम पंचायत आएगा तो नगर पंचायत भी आपके पास आ जाएगी और आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। फिर चिड़िया खाना में दिखेंगे या तो लाइब्रेरी में दिखेंगे या पुस्तकों में आप दिखेंगे। तो आज का जो वर्कशॉप है, बिल्कुल सरल शब्दों में हम ये समझाना चाहते हैं, ये बदलाव देना चाहते हैं, चेतावनी के साथ आप जगो। एक हाथ में बाबा साहब का संविधान, दूसरे हाथ में अपने रीति रिवाज को पकड़ के रखिए। जहां भी धर्म करना है जाइए, लेकिन जब मीटिंग में आइए आदिवासी बन के। अब देखिए हमने उपबंध में 5 धारा लिखा है, देख रहे हैं ना? उपबंध 3, उपबंध 4, उपबंध 4D, उपबंध 5। हमने 23 उपबंध बताया ना, लेकिन यहां हमने बस 5 बिंदु पर फोकस किया है। आप जब डॉक्टर के यहां जाते हैं किसी बीमारी का इलाज के लिए, तो डॉक्टर साहब पूरा दवा दुकान का दवा लिख देते हैं कि जो दवा जरूरत वही ना आपको देते हैं। तो हमको तो आपको इलाज करना है ना। यहाँ झारखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं। तो आंध्र प्रदेश में तो CNT एक्ट है नहीं, गुजरात में तो, राजस्थान में तो, महाराष्ट्र में तो CNT एक्ट है नहीं। तो CNT एक्ट वो बोलेगा तो उनको तो मिलेगा नहीं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जमीन का नेचर है, जमीन का कानून है। तो आपको हम CNT एक्ट वाला दवा देंगे ना। गुजरात में SPT एक्ट का दवा देंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसी तरह से जो दवा है, हम आपको 5 दवा देंगे। भी पैसा कानून में 23 दवा है ना, हम आपको 23 दवा नहीं देंगे, रिएक्शन हो जाएगा ना। किसी को TB है, उसको मलेरिया का दवा देंगे? तो वही दवा देंगे जिससे आप मजबूत होगे, स्वस्थ हो जाओगे। जब हम गए थे एक बार गुजरात में गए थे, दाहोद, तो डोगरा साहब से हमारी मुलाकात वहां हुई। एक और भाई थे वहां, तो इन्होंने एक उदाहरण दिया। 2013 की बात है। जितने यहाँ बैठे हैं लोग ना, सब मसाला है। सब बोले कि सब लोग मसाला है। तो हमको ध्यान से सुन रहे थे, आगे ही बैठे थे। तो बोले कोई गोल मिर्च है, कोई जीरा है, कोई धनिया है, कोई तेज पत्ता है, कोई मिर्ची है, कोई लहसुन है, कोई अदरक है, कोई नमक है। तो जब सब मसाला को हम लोग मिलाएंगे तब ना सब्जी स्वादिष्ट बनेगा। तो बड़ा हमको किया। तो उसी तरह से यहाँ जितने भी हम लोग भाई बहन बैठे हैं ना, सब अपने आप में एक मसाला है, सबके गुण अलग अलग है। सभी को मिला करके हम लोग एक स्वादिष्ट विचारधारा बनाएंगे, जो हम जल जंगल जमीन को बचाएंगे और इसे लेंगे। तो 1 by 1 हम इसको डिस्कशन करते हैं, एकदम बोर मत होइएगा। हाँ सुनिए, सबसे पहले हम जाते हैं उपबंध 1। टाइटल को समझ गए? पंचायतों के उपबंध माने प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, प्रोविजंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत। 2 बार पी है ना, इसीलिए हम लोग 2 बार पी बोलते हैं। और विस्तार माने एक्सटेंशन
विस्तार भेजा गया और प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। क्योंकि जब भी एक्ट लिखा जाता है, उसको ध्यान से सुनिए, जब भी एक्ट लिखा जाता है तो साल जरूर लिखा जाता है। कोई बच्चों से डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आप खाली दिन और महीना बताते हैं कि साल भी बताते हैं? अगर आप साल भी बताएंगे तो काम चलेगा? अधूरा होगा। तो हमारे सरकार के डिपार्टमेंट लोग साल क्यों नहीं लिखते हैं भाई? समझे कहां से ठग रहा है हम लोग ना? आप जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो साल बोलते हैं ना, 24 जुलाई 1990, 1995 बोलते हैं। खाली 24 बोलने से काम चलेगा? तो आप तो खाली बोल देते हो पैसा, तो 1996 कौन लिखेगा? झूठ पकड़ा गया ना। और जब 2 बार पी है पंचायतों के ऊपर प्रोविजंस के मैंने ऑफ, तो प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट में आती है। तो सरकार टाइटल ही सही से नहीं बता पाई है 29 साल में। साल की बात है ना, 29 साल में सरकार टाइटल ही बताने में डर रही है। देने में कितना डर रही है सरकार? तो आज के इस वर्षों के माध्यम से सरकार को भी मैसेज देना चाहते हैं, आप पी पैसा 1996 लिखा करो गजट के अनुसार, हमारे अनुसार गजट में लिखा है, आप इसको संभालो। भारत का संविधान है, तो हम लोग पी पैसा बोल रहे हैं। जो लोग खाली पैसा बोलते हैं वो समझ लीजिए कि जमीन लुटेरे गैंग के एक सदस्य। एक्सेप्शन है क्या? यह हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज। ऐसा पंचायत है आदिवासी पंचायत जो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, तो अपवाद बोलने का आंदोलन के बातों के साथ ही जाएगा, मैंने भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है, निकल गया। इसलिए मैं उपबंध 3 लिखा, हम लोगों ने लिखा कि ऐसा पंचायत जाएगा जो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज पर आधारित है। यस, उपबंध 3 कहता है कि भारत का संविधान में भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है और यह पंचायत राज व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। तो उसके लिए कानून बनाना होगा संसद के द्वारा, और वह कानून अपवादों और उपांतरणों के अधीन होगा। तो अपवादों शब्द से डरना नहीं है। अपवादों का मतलब भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज। माल्टो टाइटल, मेरा माल्टो टाइटल है ना, मान लें मैंने पहाड़ तो मेरे निवासी, पहाड़ का निवासी, आप मैडम लिख सकती है मेरा टाइटल। तो अब सब जनजातियों का अपना एक पहचान है। शादी ब्याह हो जाएगा तो महिला लिख सकती है, कहीं भी जाएगी तो टाइटल लिखेगी पति का, लेकिन बाप का भी टाइटल लिखना है, उसको पिताजी का भी टाइटल लिखना है ना। चलिए उस पर हम नहीं भूलेंगे। और विस्तार तब भी होगा जब वो बोलना होगा ना, कर रहे बता रहे आपको। ऊपर 3 में ये लिखा है, सरपंच भी लिखा है, प्रमुख भी लिखा है, जिलाध्यक्ष भी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। लेकिन राज्य विधानसभा इस अधिनियम के विपरीत कोई भी कानून
क्या लिखा है कि भारत का संविधान में जो भाग 9 है बताया, अनुच्छेद 243 ए जो ग्राम पंचायत के अधीन है ग्राम सभा, और ये जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 का ग्राम सभा है, ये दोनों ही ग्राम सभा राज्य का कानून से। तो जब संसद का ग्राम सभा 4 टीम में हमने दे दिया है, तो हम राज्य का कानून से चलेंगे, क्योंकि संसद जो ग्राम सभा दिया है, इसी ग्राम सभा को लोग कहते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची। तो ये 4D वाला ग्राम सभा है। तो 4D का ग्राम सभा को हमको पंचायत राज वाला ग्राम सभा से देकर के फुसला दिया। और कैसे फुसला आदिवासी? मुखिया आदिवासी को दे दिया, सरपंच आदिवासी को दे दिया, और आदिवासी खुश हो गया स्कॉर्पियो में घूम करके। तो गड़बड़ हो गया ना, उसको हम लोग सुधार रहे हैं, घबराना भी नहीं। तो इसमें कहता है कि ऐसा ग्राम सभा जो हमारा भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाएगा, सुरक्षित रखेगा, हमें वैसा ग्राम सभा की जरूरत है। इसलिए हमने 4D का तो 3 तरह का ग्राम सभा है। हमें ऐसा ग्राम सभा चाहिए जो पार्लियामेंट दिया है, और इस ग्राम सभा के पास ऐसी शक्ति है जो हम आदिवासियों को बचाएगा, हमारी संस्कृति को बचाएगा, भाषा को बचाएगा, रीति रिवाज को बचाएगा। तो ये ग्राम सभा हमें चाहिए। इसलिए हमने 4D लिखा, हमको पंचायत राज या फॉरेस्ट एक्ट के ग्राम सभा नहीं। ये ग्राम सभा का जो निर्णय होगा उसको डीसी या बीडीओ नहीं बदल सकता। अंदर यही है, ऊटी में खूब जमीन लूट रहा है ना, सिंबू में खूब जमीन लूट रहा है, साहेब में खूब जमीन लूट रहा है ना। तो ये ग्राम सभा लेंगे तब ना आपकी जमीन बचेगी। आपका निर्णय को डीसी और सीओ ने 2024 को झारखंड पंचायती राज अधिनियम को खत्म किया है अनुसूचित क्षेत्रों से, और 2 महीना के अंदर जो है उसको नियमावली बना। तो जब नियमावली नहीं है तो ग्राम सभा की जो बात करते हैं लोग, वह क्या है, मतलब बेतुका है। क्या लग रहा है झारखंड सरकार इसमें क्यों पहल नहीं कर रही है, जबकि जो वर्तमान में घटक दल हैं कांग्रेस जो है वो इस विषय में कार्यशाला भी कर चुकी है, बैठकें बुलाई गई है, लेकिन सरकार इस ओर कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है? जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट कराना है या तो कानून बनाना है या नियमावली बनाना है, तो जिनके लिए कानून बनना है उनसे जो है संवाद करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बना है संवाद के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है झारखंड में, क्योंकि जब वर्कशॉप करती है सरकार तो पूरे चीज़ों को नहीं लिखती है। आप देखिएगा पेशा पे वर्कशॉप है ना, लेकिन जब भी अगर कानून लिखी जाती है तो कानून के साथ में आपको ईस्वी सन लिखना होता है। जैसे आपका ही बर्थ डेट है आपका, तो बर्थ डेट तो कोई ईस्वी में हुआ होगा ना। अगर अवधेश जी का अगर एडमिशन कराना कहीं, तो वह 24 अप्रैल तो नहीं लिखेंगे, वह लिखेंगे 24 अप्रैल 1995 96 जो भी लिखना है। तो सरकार की ये मंशा रही है कि वह सही तथ्यों को जो है आम लोगों तक पहुँचने नहीं देना चाहती। यानी सरकार, शासक, शोषक दोनों जो है एक साथ मिल गए हैं, और जो आम लोगों का जो संसाधन है, विकास की राशि है, उसको दोहन करने का काम ये सरकार कर रही है। और सरकार की इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वह राज्य को चला सके। क्या लग रहा है कि यदि पी पेशा कानून झारखंड में लागू होती है तो जो शेड्यूल जो गांव है, जो ग्रामीण एरिया है, जो गांव है जहां पे खनिज संपदा है, बालू है, उन सबको क्या वाकई में इससे बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है? ज़मीन की जो लूट हो रही है उससे बच सकते हैं आदिवासी ट्राइबल जो हैं? जैसा कि टाइटल ही है, 5th शेड्यूल को अगर आप पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, तो 244(1) जो है अनुच्छेद, उसका टाइटल ही है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध, यही संसदीय अधिनियम पी पेशा के थ्रू होना है, जहाँ पर वहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति है।
और यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों की नहीं, वहाँ पे जो लोग भी मूलवासी लोग रहते हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी चीज़ जो है सुधार हो जाएगा इस कानून के जरिए, जो आज आज़ादी के इतने साल तक नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो मूल भावनाएं जो विकास की जो कहते हैं, वह मूल भावना जो है इस कानून में सारी चीज़ नहीं है। जी, आज जो कार्यशाला रखा गया है, इसमें क्या कुछ निर्णय होगा? इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस जो नेशनल वर्कशॉप करने का जो उद्देश्य रहा है वह था कि सरकार तो बात नहीं मान रही है और 4 तारीख को कोर्ट में भी मामला है, तो हम लोग कार्यशाला के माध्यम से गांव के लोगों को, मीडिया के माध्यम से सरकार को हम लोग जो है मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अभी भी समय है, क्योंकि आप 24 साल में नियमावली नहीं बना पाए हो, तो आज अगर आपका जो इच्छा शक्ति है और आपकी बौद्धिक क्षमता हम जानते हैं कि नहीं है, आप आईएसओ के सामने घुटना टेक चुके हैं, है ना, तो आज जितने भी आईएएस यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट में हैं, वह शोषक वर्ग के लोग हैं और बड़े बड़े कारपोरेट से लेके सिर्फ कलम चला करके जो है आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक विकास के राशियों का दोहन करने का काम कर रहा है और भ्रष्टाचार जो है चरम पे चल रहा है। और यहाँ के जो जिनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनसे जो है उनको महरूम किया जा रहा है। मेरा नाम प्रभाकर कुजूर हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता। नगर निगम चल रहे हैं संसद के पैसा बिना पैसा अधिनियम बिना इससे रह सकता माध्यम से आप सबको बताना चाहेंगे, आप यहाँ से जाएंगे, लोगों के रखिए के द्वारा आदिवासी किए जाएंगे और यहाँ जो है शेड्यूल एरिया की व्यवस्था है। मिस्टर सिंहासनम जी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं असम से हूँ और मैं बोडो कम्युनिटी से बिलोंगिंग करती हूँ। आईसीआईटीपी के साथ मेरा जो जुड़ा हुआ 38 ईयर्स हो गया है और इसी बीच हमने बहुत कुछ देखा। विषय की जो भारत सीएम और जो सरकार है, अपना ही लोकल पार्टी है ना, अपना ही आदमी है, यहाँ कुर्सी पर जो बैठा है स्टेट में, अपना ही लोग है, कोई अलग कोई गैर आदिवासी नहीं है, बाहर से आकर के यहाँ बैठा नहीं है, अपना घर का ही आदमी बैठा हुआ है। फिर भी 1996 में जो पार्लियामेंट में उसको पास किया गया, एक्ट बनाया गया, जो पी पैसा एक्ट के नाम से जाना जाता है, आज तक क्यों लागू नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या है? क्या प्लेन में नहीं होता है, लेकिन बोडोलैंड एरिया तो प्लेन में है, तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, 6 शेड्यूल हिल को ही प्लेन में लागू करने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इधर उधर करके एक घोषणा कर दिया और पार्लियामेंट में उसको अप्रूव कर दिया। कोल ही नहीं और यूरेनियम है, पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देने लायक उधर है काशी हिल्स में, जैंतिया काशी हिल्स में, और ये गारो हिल्स एरिया में ज्यादा नहीं है। तो क्या चीफ मिनिस्टर जाकर के एडीसी का जो ऑटोनॉमी जो डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं ना, उन लोगों को दरखास्त करते हैं, उनका पांव पकड़ते हैं, क्योंकि उस सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों को दबाव करते हैं कि उन्होंने वहां से एक्सट्रैक्शन कर दीजिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, 6 शेड्यूल के आधार पर जो भी पावर मिले, एक टुकड़ा, मैं कह रहा हूं, एक पीस
तक बाहर नहीं कर पाए। ये है 6 शेड्यूल एरिया का कुछ इलाका का एक एग्जाम्पल। तो आप लोग समझ सकते हैं जो गड़बड़ी कौन करता है। 6 शेड्यूल एरिया का जो पावर एंड फंक्शन और लैंड का जो राइट्स है उसको भी डाइल्यूट कर रहे हैं, जैसा कि बोडोलैंड एरिया में हो रही है। कैसे बहन लोग नहीं करता है कौन? जिन लोग हमारी जमीन पर उनका नजरिया रख रहे हैं, ठीक है ना, वो लूटराज करने का जो प्रयास करते रहते हैं। तो उन लोगों को विरोध करना हमारा धर्म है और हम लोग जैसा भी हो, इसीलिए SATP आज हम लोग आप लोग के सामने हैं, आप लोग के साथ मिला है। हम लोग एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे आज से लेकर। आप लोग अकेला नहीं है, आप लोग अकेला नहीं है। हम पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो भी 3 जो अभी हम बोल रहे शेड्यूल की काउंसिल है और आप लोग की जितना भी एरिया है पूरे भारत में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आंदोलन तो चल ही रहा है। आंदोलन 2 प्रकार के होंगे, एक तो लीगल फाइट वो कोर्ट में चलते रहेगा, लेकिन कोर्ट का एक प्रोसेस है वो बहुत ढीला ढाला होता ही रहता है। और एक बात हमको याद आया, हम विक्टर जी को भी बोलना चाहेंगे, ये एक यूफेमिज्म प्रोसेस है, इंग्लिश में यूफेमिज्म बोलते हैं इसको। डायरेक्टली डिनाई नहीं है, इनडायरेक्टली डिनाई है। ये क्या बोलते हैं इसको? आप कोर्ट कचहरा में लड़ते रहिए और टाइम पास करते रहिए, इतना डिले करेंगे ना आपका जो जितना भी एनर्जी है, एक समय ऐसा आएगा हम थक गया, ठीक है ना। इस प्रोसेस से वो लोग डिले करते हैं। डिले इज डिनाइंग, ठीक है ना, डिले इज डिनाइंग। इसलिए हम लोगों को अभी इस पैसा को लागू करवाने के लिए जबरदस्त पीपुल्स मूवमेंट होना चाहिए और ये आदिवासी पीपुल्स मूवमेंट होना चाहिए। नहीं तो ऐसे खड़ा करके रखेगा, फेक करके रखेगा, कोर्ट में वो दिल्ली प्रैक्टिस करते रहेंगे। सरकार के पास तो पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग जो लड़ाकू आदमी लोग हैं, जो संस्था है, हम लोग गरीब आदमी है। आप लोग को बता रहा हूं, ये जो प्रोग्राम करने के लिए विक्टर जी इतना रिस्क लिया, इस प्रोग्राम के 6 लाख रुपया से ज्यादा जरूरी है सभी अतिथियों को बुलाने का, खिलाने का, रहने का, आने जाने का खर्चा इंतजाम करने का। इनकी जो हालत है ना वो टेंशन में है। हम कल से उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे हालत में भी हमने सोचा कि ऐसे और हमारी जो पर्सनल इशू है, हमारे ब्रदर इन लो 27 को गुजर गया और कल हमारा आदर्श आता है, लेकिन हम यहाँ पर है देखिए। और हमारा हेल्थ इतना अच्छा नहीं था, तभी हमने रिस्क लेकर के हमने बोला कि हम आएंगे ओनली बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज जी बहुत रिस्क लेते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा तालियां बजाना चाहिए। तो आप लोग से मैं यही बेनती है, बहुत सारे कानूनी ये बात तो होते रहेंगे, चर्चा होती रहेंगे, लेकिन एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर आज हम लोग खड़ा नहीं होगा, हमारे हक के लिए अगर हम फाइट नहीं करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भिखारी बनेगी, कुछ नहीं बने वाला। हम लोग बेहतर होंगे। हम लोग को ये जो सिटी नगरिया में बोलते हैं ना, वो हमारे नागौर जी हमारे पास ये है, हमारे जो बहन है पुलकरिया दिल्ली में, यहाँ से हमारे लोग क्या होंगे, बेघर होंगे, जमीन नहीं होंगे। जैसा कि मालूम साहब बोल रहे हैं, हमारे आदिवासी का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, गरीबी रेखा 40%, 42% आप बोल रहे थे ना, इससे भी ज्यादा और खराब दिन आने वाले हैं। इसलिए हमको अभी ही लड़ाई करना है। आज ही हम लोगों को एक रिजोल्यूशन लेना है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमारे हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। जय आदिवासी। मेरा ये यही समाप्त कर। थैंक यू। जोहार।
जोहार। Respect Sabit Musari. Above all, my brothers and sisters, and the media people who are here, I came here not to speak much about rules and regulations of PISA, but only primary thing is, actually, I came from Andhra Pradesh, so almost I might be representative of the South India. So we extend our utmost support for the cause of PISA, which is to be legislated for the sake of our people. That is the main point. So regarding PISA, so almost lengthy lectures, I mean the provisions have been held and elaborated by the Secretary General. So my point is, all we know, way back it was passed in the Parliament 1996 itself. So almost 4 plus 25, 29, 34 years I think. 34 years have been elapsed. Even then it is very pity that in the land of the tribal, where tribal CM is there, where outside people they are telling that tribal ruling is there, but the key act, the act just like a heart for the tribal has not been passed. That is a very sad sign. Why I am telling this that in Andhra Pradesh 2001 itself, in the Legislative Assembly, this act was re-enacted by taking the provisions of Parliament. Of course, there was a delay for almost 10 years for framing the rules. But there also so many mistakes are there. And real provisions have not been extended. That means our rights have been shrinked. Our provisions have been curtailed, reduced. So, in practical sense,